स्टूडेंट्स, आप लोगों का नेक्स्ट असाइनमेंट का टॉपिक है अशुद्धियाँ तथा उनका संशोधन। आइए हम देखते हैं अशुद्धियों के संशोधन का अर्थ। व्यापार अपने खातों की अंकगणितीय संबंधी शुद्धता की जांच करने के लिए तलपट तैयार करता है। कुछ अशुद्धियाँ तलपट बनाते समय ही ज्ञात हो जाती हैं, जबकि कुछ अशुद्धियाँ का पता तलपट से भी नहीं चलता है। कुछ त्रुटियां प्रारंभिक लेखे में लेखा करते समय, खतौनी करते समय या खाता बही में खातों के शेष से तलपट तैयार करते समय भी हो सकती हैं। खाता पुस्तकों में इन अशुद्धियों के रहने पर अंतिम खाते शुद्ध रूप से तैयार नहीं किए जा सकते हैं। कहावत है कि सुबह का भूला यदि शाम को घर पहुंच जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अतः अंतिम खाते बनाने से पूर्व हिसाब की पुस्तकों में पाए जाने वाली अशुद्धियों का भी यथासंभव सुधार कर लेना चाहिए। अशुद्धियों के संशोधन के लिए नकल विशेष जर्नल प्रॉपर में जो प्रविष्टियां की जाती है उन संशोधन प्रविष्टियां कहते हैं। इसके अंतर्गत जब हम लोग खाता बही में लेखा जोखा करते हैं, एंट्री करते हैं या फिर कोई भी हम लोग लेन देन करते हैं, उन सब में अगर कोई त्रुटि हो जाती हो तो उसे यथा समय सुधार लिया जाता है। ठीक है, इसे ही अशुद्धियों का संशोधन कहते हैं। फिर है इसके उद्देश्य। सबसे पहला है सही लाभ हानि को ज्ञात करना। इसके द्वारा सही लाभ और सही हानि को ज्ञात किया जाता है। चिट्ठे या स्थिति विवरण में सही वित्तीय स्थिति को प्रकट करना। इसके द्वारा चिट्ठे में व्यापार की सही स्थिति को प्रकट करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। फिर अगला है लेखांकन रिकॉर्ड को अत्यंत विश्वसनीय बनाया जाता है ताकि व्यवसाय की विभिन्न अवस्थाओं में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो और न्यायालय में भी किसी प्रकार का विवाद ना हो। ठीक है, इसके अंतर्गत लेखांकन रिकॉर्ड अत्यंत विश्वसनीय होता है। विश्वास बहुत अच्छे से विश्वसनीय तरीके से बनाया जाता है ताकि व्यवसाय की अवस्था पर इसका कोई प्रभाव न पड़े, व्यवसाय पर कोई समस्या उत्पन्न मत हो और न्यायालय द्वारा भी इस पर विवाद उत्पन्न ना हो। अगला है लेखांकन पुस्तकों को तैयार करने रखने की उचित प्रणाली स्थापित करना। इसके द्वारा लेखांकन के पुस्तकों को तैयार करना और उसे रखने की उचित प्रणाली स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। फिर अगला है कि यह सुनिश्चित करना कि भविष्य में किसी प्रकार की अशुद्धि की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब भविष्य में जो त्रुटियां हुई है वो फिर से ना दोहराई जाए, इसे भी सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं हम अशुद्धियों के प्रकार में। तो सबसे पहले हम देखेंगे बही खातों की दृष्टि से, संशोधन की दृष्टि से और तलपट की दृष्टि से। बही खातों की दृष्टि से भूल चूक की अशुद्धियाँ। भूल चूक की अशुद्धियों के अंतर्गत जब किसी लेन देन का हिसाब किताब की प्रारंभिक पुस्तकों में ही लेखा न किया जाए तो ऐसी अशुद्धियों को भूल चूक की अशुद्धियों में लिख दिया जाता है। जब उसका हमारे द्वारा कोई अगर लेन देन हुआ है और हम लोग उसको प्रारंभिक पुस्तक में ही उसकी एंट्री नहीं की है तो उसे भूल चूक की पुस्तक में हम लोग एंट्री करते हैं। अगला है हिसाब की अशुद्धियाँ। जब किसी सौदे को पूर्णतः या अंशतः सही नहीं लिखा जाता, सही खतौनी नहीं की जाती या सही गणना नहीं की जाती या उसका सही योग नहीं निकाला जाता तो शेष उसका सही नहीं निकाला जाता तो इस प्रकार की शुद्धियाँ हिसाब की पुस्तकों में लिखी जाती है। अगर इस प्रकार की गलतियाँ होती है जैसे कि सही खतौनी नहीं होना, गणना नहीं होना, योग सही नहीं निकालना, शेष सही नहीं निकालना, तो इस प्रकार की अशुद्धियाँ हिसाब की अशुद्धियों में लिखी जाती हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत देखेंगे अगला हम लोग सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। सैद्धांतिक अशुद्धियों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सैद्धांतिक अशुद्धियाँ किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग कोई डेबिट क्रेडिट का हम लोग जब किसी पुस्तक में हम लोग एंट्री करें तो हम लोग को डेबिट क्रेडिट के बारे में जानकारी नहीं होना, या फिर हम लोग को वेतन चुका रहे हैं तो उसकी एंट्री अगर हम लोग मजदूरी खाते में कर देते हैं तो इस तरह की त्रुटियाँ जब हम लोग करते हैं तो उसे सैद्धांतिक अशुद्धियों के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है क्षतिपूर्वक अशुद्धि। अब हम क्षतिपूर्ति अशुद्धि किसे कहेंगे। क्षतिपूर्ति अशुद्धि से आशय जब हम लोग किसी एक पक्ष में कुछ गलत एंट्री करते हैं, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग दूसरे पक्ष के दूसरे खाते में भी अगर हम लोग गलत एंट्री करते हैं तो वो एक दूसरे की पूरक हो जाती है, तो एक दूसरे को अशुद्धियों को समाप्त कर देती है। तो इस प्रकार की अशुद्धियाँ आती है हमारी क्षतिपूरक अशुद्धियों में। फिर अगला हम लोग देखेंगे संशोधन की दृष्टि से एक पक्षीय अशुद्धियाँ और द्विपक्षीय अशुद्धियाँ। अब ये क्या है।
तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे एक पक्षीय अशुद्धियाँ। एक पक्षीय अशुद्धियाँ मतलब जब किसी खाते के एक पक्ष को वो प्रभावित करती तो दूसरा पक्ष उसका लेखा सही रहता है, तो उसे एक पक्षीय अशुद्धियाँ कहते हैं। और इसी के विपरीत द्विपक्षीय अशुद्धियाँ मतलब खाते के दोनों पक्षों में कोई अशुद्धियाँ होती हैं तो उसे हम लोग द्विपक्षीय अशुद्धियाँ कहते हैं। अब अगला देखेंगे तलपट की दृष्टि से। तलपट की दृष्टि से पहला है तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ। जो तलपट में प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ, तलपट में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो इस प्रकार की अशुद्धियाँ इसके अंतर्गत आती है। फिर है तलपट से ना प्रकट होने वाली। जब तलपट में न दिखा कर के उसके किसी समाधान या समायोजन में दिखाई जाती है तो इस प्रकार की अशुद्धियाँ इसमें दर्शाई जाती है। फिर तलपट बनाते समय होने वाली अशुद्धियाँ, जब अगर हम लोग तलपट बनाते हैं तो कोई पक्ष एक इधर या उधर कर लेते हैं तो इस प्रकार, ठीक है, संपत्ति का हम लोग दायित्व में लिख देते हैं या दायित्व का कोई पक्ष संपत्ति में लिख देते हैं तो इस प्रकार की त्रुटि इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आप लोगों ने इससे पहले अशुद्धियों के बारे में पढ़ा है पूरा। ठीक है, अब हम देखते हैं उद्धृत खाता क्या है। ये आप लोग का IMP क्वेश्चन है, ये आप लोग के क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो देखते हैं उद्धृत खाता वह खाता है जो अदृश्य भूलों अथवा एक खाते को प्रभावित करने वाले अशुद्धियों का संशोधन करने के लिए बनाया जाता है। ये एक अस्थायी खाता है और समस्त त्रुटियों का पता लगने पर इसमें लिख देने से वह खाता स्वतः ही बंद हो जाता है। जैसे कि हम लोग चिट्ठा बनाते हैं, समझ लेते हैं ना, या तलपट बनाते हैं, तो अगर हम लोग को किसी प्रकार की इसमें गलती हो जाती है, ठीक है, अगर हम लोग एक पक्ष लिखना भूल गए या फिर हम लोग का शेष सामान नहीं आ रहा है, ठीक है, ये एकदम रेयर उसमें होता है ना, रेयर क्वेश्चन में ही होता है, एक आध क्वेश्चन में ही ये पाया जाता है। आप लोग इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे कि एक में ही उद्धृत खाता एक ही में आएगा, क्योंकि अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि वो पूरी एंट्री सही होने के बाद भी अगर हम लोगों का कुछ शेष कम आ रहा है तो हम लोग उसको उद्धृत खाते में लिख देते हैं। अब अगला हम लोग देखेंगे इसकी विशेषता। यह तलपट के दोनों पक्षों में योग के अंतर बनाए रखता है। तलपट के दोनों पक्षों का योग बनाए रहता है। यह अस्थायी होता है। फिर त्रुटियों को ज्ञात करने पर इसमें लिख दिया जाता है। फिर अगला है त्रुटियों को ठीक करके लिख देने पर यह स्वतः ही बंद हो जाता है। यदि पूर्ण त्रुटियों का पता चल जा सके तो इसमें क्रेडिट पक्ष को दायित्व की तरफ और डेबिट पक्ष को संपत्ति की तरफ चिट्ठी में लिख दिया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे उच्चंत खाता, भूल-चूक खाता या निलंबित खाता भी इसे कहते हैं। ठीक है, फिर अगला ये कब बनाया जाता है, तो हम लोग देखते हैं जब तलपट के दोनों पक्षों के योग में अंतर हो। ये मैंने बताया था, अगर तलपट में किसी एक पक्ष में अंतर है, ठीक है, एक पक्ष में अगर सभी हम लोग एंट्री कर लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों का सही एंट्री करने के बाद भी उसमें अंतर आ रहा है तो ये किस में जाएगा, उच्चंत या उद्धृत खाते में। फिर जब है त्रुटि एक पक्षीय हो, जब किसी पक्ष में एक पक्ष में त्रुटि हो जाती है तो उसके दूसरे खाते में उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि क्रय या विक्रय भाई का योग गलत हो जाने या फिर किसी रकम की खतौनी नहीं करने पर। ठीक है, फिर अगला है जब किसी लेन देन के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होने पर। जब हम लोग को किसी लेन देन की पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती तब इस प्रकार की होती है त्रुटि। तो इसके अंतर्गत हम लोग एक उदाहरण देखेंगे। कोई व्यक्ति रुपया वसूल करने गया और उसने प्राप्त रुपयों का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भेज दिया, किंतु व्यक्ति से रुपया वसूल हुआ इसकी सूची नहीं भेजी, तो प्राप्त रकम को कुछ समय के लिए उद्धृत खाते में जमा कर दिया। जैसे ही रुपया जमा हो गया तो नाम का पता चल गया, वैसे ही संबंधित खाते में उद्धृत खाते के स्थान पर उसको लिख दिया गया। ठीक है, फिर अगला है जब त्रुटियों का पता लग चुका हो। जब त्रुटियों का पता लग चुका हो वैसे वैसे उनका लेखा उद्धृत खाते में कर दिया जाता है। समस्त त्रुटियों का पता लग जाने पर यह स्वतः ही खाता बंद हो जाता है, क्योंकि उद्धृत खाता एक अस्थायी खाता होता है। ठीक है।